फूट लगभग तय मानी जा रही थी, तो ये बात सही है। और बात सिर्फ 5 दिन पहले की नहीं, आप इसे 5 महीने पहले तक इसको ले जा सकते हैं। जो अंदर के जो लोगों से बात हुई है, जो कई लोगों से बात हुई, 5 महीने पहले की घटना है, जिसमें पशुपति पारस ने वहाँ बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को विकास पुरुष कह दिया था और वो कहा था कि वो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं और आगे भी उम्मीदें करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में पड़ी फूट पर यह कहना है नरेंद्र नाथ का, जो नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है मंगलवार 15 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। वायरस के खिलाफ 90% असरदार पाई गई नोवावैक्स वैक्सीन भारत में जल्द दे सकती है दस्तक। देश में सीरम इंस्टीट्यूट करेगा इसका निर्माण। उधर केरल में लॉकडाउन के दौरान संक्रमण के मामले 59% घटे, जबकि मौतों में देखी गई 149% बढ़ोतरी। एक बार फिर रूप बदल रहा वायरस। बीटा वेरिएंट का म्यूटेशन डेल्टा में जा पहुंचा। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरी लहर में तबाही मचाने वाला डेल्टा अब और भी ज्यादा खतरनाक एंटीबॉडीज पर करता है अटैक। उधर एक रिपोर्ट के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान किए गए 1 लाख कोविड टेस्ट फर्जी। मेले के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा, टेस्ट करने वाली प्राइवेट लैब्स की हो रही जांच। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस का भरोसेमंद विकल्प है आप। भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 9 देशों में बढ़ रहे तत्काल इस्तेमाल होने वाले एटमी हथियार। हालांकि न्यूक्लियर हथियारों की संख्या के मामले में चीन और पाकिस्तान से पीछे है भारत। अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिपरी के मुताबिक पिछले साल से और बढ़ी दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या। फिलहाल पूरे विश्व में लगभग 3825 परमाणु हथियार। अब खबरें काम की। मंगलवार को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस श्रेणी का पहला ड्रॉ। 16 जून से यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग होगा शुरू। आगरा, जेवर और मथुरा टोल प्लाजा पर दोनों तरफ की 2-2 लेन को फास्टैग के लिए किया गया रिजर्व। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या पहले से तय थी लोक जनशक्ति पार्टी में फूट? क्या इस सब के पीछे बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का हाथ? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर नरेंद्र नाथ से। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन को 1 साल भी नहीं हुए कि उनकी पार्टी और परिवार दोनों बिखरते दिख रहे हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग के काम करने के तरीके से खफा चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में चचेरे भाई प्रिंस पासवान समेत एलजेपी के 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया है। क्या ये फूट तय थी जिसे चिराग समझ नहीं पाए? क्या ये गुट जेडीयू में जाएगा और क्या इस सब के पीछे जेडीयू का ही हाथ है जैसी चर्चाएं हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे नवभारत टाइम्स के असिस्टेंट एडिटर नरेंद्र नाथ से। नरेंद्र जी, ये सब अचानक हुआ एलजेपी में या फिर जैसा कहा जा रहा है कि ये फूट तय थी? पशुपति पारस की अगुवाई में पिछले 5 दिनों से एलजेपी सांसदों की बैठक चल रही थी, जिसकी भनक पार्टी अध्यक्ष चिराग को ही नहीं लग पाई। अगर जैसा आपने कहा कि ये फूट लगभग तय मानी जा रही थी, तो ये बात सही है। और बात सिर्फ 5 दिन पहले की नहीं, आप इसे 5 महीने पहले तक इसको ले जा सकते हैं। जो अंदर के जो लोगों से बात हुई है, जो कई लोगों से बात हुई, 5 महीने पहले की घटना है, जिसमें पशुपति पारस ने वहाँ बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को विकास पुरुष कह दिया था और वो कहा था कि वो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं और आगे भी उम्मीदें करेंगे। उस दिन चिराग पासवान ने, जिनके नीतीश कुमार से जो एक बहुत ही सियासी रूप से जो दुश्मनी सी हो गई थी,
तो उनको बहुत ही बुरा लगा था और उन्होंने फोन करके पशुपति पारस के गुट वाले नेता बताते कि बहुत ही कहा सुनी हुई थी और चिराग ने धमकी दी थी कि पशुपति पारस को ही पार्टी से एक्सपेल कर देंगे। कहा जाता है कि उसी दिन नीतीश कुमार से पशुपति पारस की बात हुई और वहां से जो ऑपरेशन औपचारिक रूप से हुआ उसकी जो समाप्ति हुई, ये टोटल 5 महीने लगे इसमें। तो अंतिम 5 दिन जो हुआ जिसमें सारे एमपी एक साथ हुए, ये कम्प्लीटली एक हो। उसके बाद ये घटनाक्रम और आज सारे एमपी एक मत से सहमत हुए। चिराग अब संसदीय दल के नेता नहीं रहेंगे, पार्टी के चेहरा नहीं रहेंगे और वह अलग होकर एनडीए में पहले की तरह शामिल रहेंगे। तो ये इस तरह से अगर देखें तो ये घटना 5 महीने से पहले शुरू हुई थी, जो 5 दिनों में एक स्टेप पकड़ी और आज उसका तरह से उसका मुकाम पहुंच गया और पार्टी में चिराग अकेले पड़ गए। जी। अब दूसरा बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि एलजेपी में पड़ी इस फूट के पीछे आखिर हाथ किसका है? क्या सीएम नीतीश कुमार से दुश्मनी चिराग को भारी पड़ी? जिस तरह पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था उन्होंने, जिससे जेडीयू को नुकसान भी उठाना पड़ा, तो क्या उसी का बदला है ये? जेडीयू नेता तो कह रहे हैं कि चिराग ने जो बोया वो वही काट रहे हैं। खैर, राजनीति में बयान बाजी अपनी जगह पे, लेकिन उस बयान के पीछे की राजनीति जो होती है वो असली कहानी है। तो एक एस्पेक्ट ये है कि वो जो चिराग के जो पार्टी में जो फूट लिए उसमें किसका बड़ा रोल है। लेकिन इससे थोड़ा सा और अगर आप अगर पीछे जाएं तो 10 नवंबर पिछले साल जब से बिहार विधानसभा का परिणाम आया और नीतीश कुमार भले वो सीएम बने, लेकिन उनके लिए बहुत ही राजनीतिक रूप से वो अपमानजनक था कि वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बने। सबसे बड़ा दल आरजेडी बना, दूसरे नंबर पे बीजेपी रही और तीसरे नंबर पे 50 से भी कम उनकी सीटें आई, 43 सीटें आई थी और उसके बाद भी सीएम बने। तो कई लोगों ने कहा कि स्थिति के सीएम बने हैं, मजबूरी के सीएम बने हैं और नीतीश कुमार को पिछले 1.5 दशक में इस तरह क्या राज करने की उनको कभी ये मतलब वो इस तरह से आदि नहीं थे। तो उस 10 नवंबर के बाद से ही अगर नीतीश कुमार की राजनीति को देखें तो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से नीतीश कुमार ने कभी भी संगठन या पार्टी पे इस तरह से सक्रिय और 24 आवर्स पॉलिटिकल मोड में कभी उन्हें देखा नहीं गया था। आपने देखा होगा कि वो बीएसपी के एमएलए को तुरंत मर्ज कराया। एलजेपी का आज अगर जब 5 एमपी के बारे में खबर आ रही है तो आपको हमारे बताइए जानने की एकमात्र एलजेपी का विधायक जीता था उस इलेक्शन में, उसे भी अगले 1 महीने के अंदर शामिल करा लिया। 5 जो एमआईएम ओवैसी की पार्टी के एमएलए जो जीते थे वो लगातार नीतीश के संपर्क में आने की खबरें आई। अभी जब हम लोग यह बात कर रहे हैं एलजेपी के फूट के बारे में, तभी ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के 10 एमएलए नीतीश से संपर्क में। ये नीतीश का एक जो संगठन का कमजोर और चिराग के उन्हें जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, तो ये उनके नजर में ये सिर्फ चिराग ही नहीं, आपने ये भी देखा उपेंद्र कुशवाहा की पूरी पार्टी का विलय करवा लिया जी। तो ये जो विस्तार नीतीश कुमार समझ गए कि उनको अगर बिहार में सरवाइव करना है तो उनको अपनी पार्टी मजबूत करनी पड़ेगी और अभी चिराग उनके सबसे टारगेट थे। तो उसके पीछे निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी जो रणनीति उसका योगदान है, लेकिन इसके पीछे जो बीजेपी अभी आगे वो किस तरह से रिएक्ट करेगी वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो विलय की खबरें आ रही हैं आज पशुपति पारस ने कैटेगोरिकली मना किया है कि वो विलय अभी जेडीयू के साथ नहीं कर रहे हैं और इस घटनाक्रम पर बीजेपी की भी नजर रहेगी। जी, अभी तो वो मना कर रहे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा भी किसी से नहीं चुकी है। कहा जाता है कि रामविलास का वारिस वो खुद को ही समझते थे और इस घटनाक्रम में उसका एक बड़ा हाथ है। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी की तरह जेडीयू में विलय हो जाएगा इस गुट का, और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू को इसका कितना फायदा होगा? हाँ, जैसे आज भले पशुपति पारस ने कहा हो कि कोई प्रस्ताव नहीं है ना उसका विचार है, तो अभी इतनी जल्दी में ये होगा तो नहीं। उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है, पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है, फिर उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस पर सहमति होती है, तो वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें एक दिन में कोई फैसला कोई होता नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया के इधर देखें तो आप चिराग के बारे में, चिराग को भले ये लोग कह दें लेकिन पार्टी के चेहरा वही थे। पशुपति पारस कभी भी मास लीडर नहीं है,
इन सभी जो 5 जो MP अलग हुए हैं वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान या रामविलास पासवान के नाम पर और या एनडीए में रहने के कारण स्वाभाविक रूप से वो जीते थे, जिनमें किन्हीं का अपना कोई क्लॉट नहीं है। तो इनके लिए राजनीति में सर्वाइव करना जब अपने पास कोई अपना वर्ग नहीं हो है तो परस के लिए मुश्किल तो होगी, और वो चाहेंगे किसी न किसी दल के साथ जुड़ के जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो रास्ता अपनाया वो देखें। लेकिन बीजेपी कितनी इस विलय के प्रस्ताव से सहज होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आज की तारीख में देखें तो 21 MP जेडीयू के हो जाएंगे। बिहार में 40 MP हैं, जिसमें 17 बीजेपी के, 16 जेडीयू के और 1 कांग्रेस का था। तो अब और अगर 5 MP विलय कर गया जेडीयू में, 30 MP जेडीयू के हो जाएंगे। तो अचानक जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो बड़े भाई वाला तगमा नीतीश का खो गया था, वो अचानक उसको फिर से रिगेन कर लेंगे। और बीजेपी भी ऐसा हो, मतलब राजनीति में समझ रहे हैं कि हर पार्टी अपना हित पहले देखती है, तो इसके लिए बीजेपी भी बहुत आसानी से विलय की ओर इन नेताओं को जाने देगी, मुझे नहीं लगता है। अब अकेले और अलग थलग पड़ चुके चिराग पासवान की बात करें तो बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है उन्हें राजनीति का। अब उनके सामने फिर विकल्प क्या बचा, क्या कर सकते हैं? ये चिराग पासवान अभी एकदम मतलब जो बोलते हैं कि एकदम जो नाम चिराग है, लेकिन बहुत ही वो सियासी अंधेरे में फंस गए। उन्होंने स्टार्ट अच्छी की जब एक बिहार यात्रा की थी, या बिहार में एक यंग वॉइस के रूप में सामने आए थे, लोगों में उनको स्वीकार्यता भी बढ़ी थी, वोट भी मिला था। लेकिन उन पर आरोप लगा कि वो एक खास सर्किल में फंस गए हैं। आज भी अगर देखते होंगे कि वो उन पर पार्टी के अपने नेता उनसे संपर्क नहीं कर सकते। कई बार हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, वो एकदम डिस्कनेक्ट से हो गए थे। अभी कोविड के काल में पिछले आप 4-5-6 महीना में देखा होगा, हर नेता सामने आए और मदद के लिए या अलग अलग तरह के सवाल उठा। खुद वैसे उन्होंने कहा कि वो खुद बीमार थे, लेकिन वो पूरी तरह से कट गए थे, वो अनयूजुअल तरीके से कट गए थे। तो एक स्टार्ट लेने के बाद जिस तरह से भटकाव हुआ, एक तरह से उनके लिए सियासी रूप से सुसाइडल रास्ता उन्होंने अपनाया। यहाँ से वो क्या करेंगे, अब अपने दम पे करेंगे, क्योंकि आज ही उनको कांग्रेस ने ऑफर दे दिया है। उनकी तेजस्वी से एक अच्छी जो दोस्ती है, और दोनों एक दूसरे के लिए सार्वजनिक मंच से कई बार तारीफ भी की है। तो अभी उनके लिए जो भी स्पेस है वो विपक्ष में ही स्पेस होगा, और विपक्ष में उन्हें तेजस्वी या कांग्रेस किस लेवल पे उनको जगह देती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन उनको अब अपना रास्ता, अपना मुकाम बनाना, अब उनको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी हिसाब से। जी, अब अगले कुछ दिनों में ये क्लियर होगा कि नया गुट और चिराग पासवान दोनों क्या रास्ता अपनाते हैं। नरेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे शेयर बाजार और मौसम का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए 2000 साल पहले आचार्य वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र ग्रंथ के बारे में। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए शेयर बाजार का हाल। हरे निशान के साथ खुले एशियाई और यूरोपीय बाजार। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में भारी उतार चढ़ाव के बाद हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत। 1954 में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन। 1988 में नासा ने स्पेस व्हीकल S213 लॉन्च किया। बात करते हैं मौसम की। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दिखाना शुरू किया असर। कई इलाकों में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश। अगले 5 दिन तक बारिश के आसार। पूर्वांचल में भी समय से पहले पहुंचा मानसून। वहीं राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तेज आंधी और बारिश की संभावना। अब बारी सुविचार की। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, वो भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।